नमस्कार। मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं स्वधर्म में। और स्वधर्म में हमारे साथ मौजूद हैं सुरजीत दास गुप्ता जी, जो संपादक हैं और फाउंडर हैं एक तरीके से स्वधर्म के। और स्वधर्म के कल के एपिसोड में यूट्यूब पे और अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस एपिसोड के अलग अलग लिंक के माध्यम से आपने देखा कि सामाजिकता में या समाज में हिंदुत्व क्या है और किस तरीके से एक हिंदू को अपने आप को सामाजिक तौर पर पहचानना चाहिए। लेकिन आज अनअपोलोजिक हिंदू के भाग 2 में यानी कि सेकंड चैप्टर में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदुत्व को किस तरीके से सिनेमा के तौर पर या सिनेमा में, चलचित्रों में, धारावाहिकों में, गानों में, संगीत के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, सीरियल्स के माध्यम से और एडवर्टीजमेंट के माध्यम से भी किस तरीके से उसको दीनहीन और नुजनुजा सा, मतलब बिल्कुल अ, जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, और किस तरीके से हिंदुत्व को डाउन किया गया, इसके तमाम विकार और विकार ही देखे गए, इसकी अच्छी और बेहतरीन बातों को, शिक्षाओं को किस तरीके से निगेटिव लिया गया। एक पोंगा पंडित, एक आपने शब्द सुना होगा, लेकिन पोंगा पंडित शब्द का वास्तविक मतलब है कि वो जो विद्वान हो। तो किस तरीके से इस शब्द को लोगों के बीच गलत फैलाया गया और किस तरीके से सिनेमा के माध्यम से एक पंडित को हमेशा लालची दिखाया गया और दिखाया गया कि सर वो बलात्कारी भी है, लेकिन जो मियाँ जी है, जो इस और जो खान चाचा है, खान चाचा जो है वो ईमानदार आदमी है। वो अपने दीन को लेकर 5 वक्त के नमाजी हैं और वो दूसरों के दीन और दौलत दौलत को कोई उनका वो नहीं है। यानी कि खास तौर से हिंदुत्व को निशाने पर लिया गया। तो आज इस कड़ी में सुजीत जी से समझने की कोशिश करेंगे और सवालों के जवाब भी लेंगे। सुजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। अब सबसे पहला सवाल देखिए, मैंने शायद चीजों को बहुत बेहतर तरीके से ना समझा पाया हूं, लेकिन दर्शक उसे बेहतर तरीके से समझते हैं। आपका पत्रकारिता के साथ साथ सिनेमा में भी आप बहुत बेहतर जानते हैं। सिनेमा के इफेक्ट और इम्पैक्ट और एजेंडा को आप बहुत बेहतर समझते हो, जो परसेप्शन क्रिएट करता है सिनेमा और हमारे आम बोलचाल की भाषा में शब्द देता है, सेंटेंस देता है, ख्वाब देता है, संगीत देता है सिनेमा, और वो हमारे अंतःकरण में, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजों को भरता है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में सिनेमा का आज के डेट में बहुत बड़ा योगदान है। आई मीन दी टीवी का और हर एक तरीके का। तो क्या किस तरीके से सिनेमा ने हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाया है और किस तरीके से अपॉलॉजी या फिर एक तरीके से बहुत दयनीय वाली जो ये हिंदुत्व के प्रति शर्म का भाव किस तरीके से सिनेमा ने भरा है हिंदुओं में। जी, ओवर टू यू जी। श्रीकांत जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण आज का विषय चुना है और इस चीज से आप जैसे, हम जैसे बहुत सारे हिंदू बहुत ही व्यथित हैं कि किस प्रकार से हमारे समुदाय को, हमारे विश्वास को, हमारी आस्था को, हमारी निष्ठा को किस प्रकार से बिगाड़ कर, विकृत करके सिनेमा में दिखाया जाता है। इसके पीछे एक कारण है, ये कोई दुर्घटना नहीं है या फिर किसी मुसलमान का किया धरा नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा पापी जो है वो कम्युनिस्ट है। वो कम्युनिस्ट जो है, अगर आप भारत का इतिहास देखें, भारतीय सिनेमा का इतिहास देखें, तो सबसे पहली फिल्म 1913 में बनी थी, जो एक मूक फिल्म थी, राजा हरिश्चंद्र। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में हमने सुना है, उन्होंने बनाई थी वो फिल्म। तो चूंकि वो प्रणेता थे इस माध्यम के हमारे देश में, इसलिए उनके नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है। और उसके बाद एक लंबा अंतराल आया। उस लंबे अंतराल के बाद 1931 में सबसे पहली टॉकी फिल्म बनी, जिसका नाम था आलम आरा। अब जैसे ही बॉलीवुड को वॉइस मिला, आवाज मिली, सबसे पहला थीम उसने चुना एक इस्लामी थीम, आलम आरा। और आलम आरा के बाद साथ ही साथ एक और घटना घट रही थी
कि ये थिएटर के जगत से, उस समय तो फिल्म आई नहीं थी, फिल्म तो आलम आरा जो पहली टॉकी फिल्म थी, उससे पहले थिएटर का जमाना था और नाटक जो का मंचन होता था। तो ऐसे लोगों ने मिलकर उस समय के जो कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लेखक थे, गीतकार थे, संगीतकार थे और जो कि नाटक का निर्देशन करते थे, इन सब ने मिलकर 1935 में, सोचिए आप डेट पे ध्यान दीजिए, 31 में आलम आरा आई और 1935 में पूरे भारत के जितने ये कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनकी एक बैठक हुई और उसमें, हालांकि वो इस बात को आधिकारिक तौर पे मानते नहीं है, लेकिन उसमें अवश्य ऐसा ही कुछ एक निर्णय लिया गया हो कि ये एक सशक्त माध्यम है, जैसा कि आपने बताया, सहज भाषा में लोगों तक बातें पहुंचाना, कहानी के माध्यम से पहुंचाना। तो इस माध्यम को कब्जा करने की बहुत आवश्यकता है। कम्युनिस्ट हमेशा देखिए, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, संचार व्यवस्था हो, वो कब्जा करने की उनका वही धुन रहता है, एक ही धुन सवार रहती है उनके ऊपर कि हमें किसी भी माध्यम को हमें कब्जा करना है। तो 1931 को फिल्म आई, पहली टॉकी फिल्म, 35 को इनकी बैठक हुई, 1941 तक इनका पूरा तामझाम तैयार हो गया था, सारी तैयारी पूरी हो गई थी और उन्होंने इस क्षेत्र में प्रवेश किया एक संगठन के द्वारा जिसका नाम था इप्टा, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। और आते ही सबके सब वो वहां पर बिल्कुल हावी हो गए। मैंने एक लिस्ट निकाली है, तो मैं उस लिस्ट से पढ़ के सुनाता हूं कि उनमें कौन कौन से कम्युनिस्ट थे। पृथ्वीराज कपूर, बिजॉन भट्टाचार्य, बलराज साहनी, ऋत्विक घटक, उत्पल दत्त, ख्वाजा अहमद अब्बास, सलील चौधरी, पंडित रविशंकर, ज्योतिन्द्र मोइत्र, निरंजन सिंह मान, एस तेरा सिंह चांद, जगदीश फरियादी, खलीली फरियादी, राजेंद्र रघुवंशी, सफदर मीर, हसन प्रेमानी, अमीय बोस, सुधीन दासगुप्ता। बहुत लंबी लिस्ट है, मैंने इतना ही पढ़ा। इसमें आप देखिए बहुत प्रमुख नाम है, कई सारे। पृथ्वीराज कपूर, उनका खानदान अब तक जो है चल रहा है, काफी डोमिनेटिंग खानदान है फिल्म जगत में। बलराज साहनी आप जानते ही हैं, पुराने जमाने में लोग जब कहते हैं कि पुराने जमाने के कौन से बेहतरीन सब एक्टर्स थे, तो पृथ्वीराज साहनी जो हैं, उनके पिता का नाम आता है, बलराज साहनी का नाम आता है, सॉरी, परीक्षित साहनी के पिता का नाम। तो ऋत्विक घटक, जिन्होंने बांग्लादेश से जो पलायन हुआ हिंदुओं का, उस पर फिल्म बनाई। वो ऐसी एक फिल्म थी जिसमें कि आपको देखकर दुख तो होगा, कष्ट तो होगा हिंदुओं के लिए, लेकिन मुसलमानों के प्रति कोई नाराजगी नहीं होगी, उसकी कोई बात ही नहीं की गई है। पूरा व्हाइट वॉश कर दिया गया है उस चीजों को कि ये जो कष्ट हुआ वो क्यों हुआ। इसके बाद देखिए उत्पल दत्त, आपने गोलमाल फिल्म देखी होगी, अमोल पालेकर वाली, कॉमेडी फिल्म है। तो हिंदी फिल्मों में तो वो बतौर कॉमेडियन ही ज्यादा दिखे, एक आध फिल्म में बतौर विलेन दिखे, लेकिन बांग्ला फिल्म में वो कई बार वो बतौर विलेन भी आते थे। और उससे भी बड़ी बात है, बांग्ला में थिएटर जगत में उनका एक बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने एक नाटक का निर्देशन किया था और उसकी पटकथा भी उन्होंने ही लिखी थी, उसका नाम था झौड़। झौड़ का मतलब होता है आंधी। पूरी तरह से, जैसे हम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी बड़ी फिल्म है गर्म हवा एक समय की, तो वो भी जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कम्युनिस्ट विचारधारा वाली फिल्म है। इस प्रकार से उन्होंने इस नाटक का मंचन किया। और एक बहुत बड़ी खूबी थी, इस खूबी को तो मानना पड़ेगा, इनमें से अधिकांश लोग बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। What the theatre means to me, for the last 40 years, it has meant a weapon of political propaganda to me. And I've used it like that. However, we have to keep in mind that in order to be effective political propaganda, it has to be popular. It has to reach as many people as possible, especially in a country like ours where most people can't read or write. People who matter, that is. And theatre is, can easily build a bridge between us and them. They cannot read, but they can always watch a play.
and they can hear the dialogue. आप सत्यजीत राय की भी बात कर ले, हालांकि वो एकता के सदस्य नहीं थे। तो जो पैरेलल सिनेमा शुरू हुआ, मैंने 41 की बात की, अब 55 में पूरा ग्लोबल रिकॉग्निशन हमें मिल गया पौथेर पांचाली से, जो सत्यजीत रे की फिल्म थी। और सत्यजीत रे की बात करते हुए हमें यह भी कहना आवश्यक है, दो बातें। पहली बात तो ये कि उनका जो हिंदी क्षेत्र में उनकी जो आलोचना होती है वो सटीक नहीं है। तो जब आप अपने दुश्मन को उस पर आप निशाना साधे तो सटीक निशाना होना चाहिए। उनके बारे में निंदा ये होती है कि वो भारत की गरीबी दिखाते थे, जो कि शायद कुछ ऐसी फिल्म मेकर हैं जैसे श्याम बेनेगल हैं, चाहे मीरा नायर हैं, इन पर शायद ज्यादा सूट करता है। हाँ, या फिर जो लोग स्लम डॉग मिलियनेयर जैसे फिल्में बनाते हैं। सत्यजीत रे की अधिकांश फिल्में मध्यम वर्ग के चरित्रों को लेकर थी। पौथेर पांचाली को अगर आप छोड़ दे तो वो भी 3 भागों में कहानी है। दूसरे और तीसरे भाग में उसका जो नायक है कहानी का, वो मिडिल क्लास के लेवल तक पहुंच जाता है, बहुत गरीब नहीं है, मतलब जो कि बीपीएल श्रेणी में नहीं है। लेकिन उसी पैरेलल सिनेमा के सिलसिले में आप देखिए मृणाल सेन थे, एक से एक उन्होंने कम्युनिस्ट फिल्में बनाई। आप गोविंद निहलानी को ले लीजिए, श्याम बेनेगल का नाम मैं ले चुका हूं। अजीज मिर्जा हैं जो क्रॉसओवर फिल्म बनाते थे, जो शुरुआत में उन्होंने शाहरुख खान के साथ भी काम किया, टेलीविजन पे भी काम किया। तो इन लोगों के कब्जे में आ गया। ये था पहला दौर। पहले दौर में 2 बातें, जैसे मैंने कहा कि पैरेलल सिनेमा के बारे में 2 बातें करनी चाहिए। एक तो आपकी आलोचना सही होनी चाहिए, दूसरी बात यह है कि पैरेलल सिनेमा जो 80s में बहुत ज्यादा वो चला, उसके बारे में लोग ये कहने लगे कि पहली बार भारतीयों को समझ में आया कि सिनेमा का माध्यम होता क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और इससे पहले भारतीयों में ये अवधारणा थी कि एक कहानी होती है, कुछ नाच गाने होते हैं, अर्थात कि नौटंकी जिस प्रकार से गांव-गांव में हुआ करती थी, उसी को अगर आप मूवी कैमरा में शूट कर देते हैं तो उसका नाम सिनेमा है। भारत के लोग ये सोचते थे, जबकि अंतरराष्ट्रीय मंच पे सिनेमा का माध्यम और नाटक का माध्यम बिल्कुल अलग है। उसका सिनेमा की जो भाषा है, जैसे बहुत सिंपल सा मैं उदाहरण दूंगा। जब अगर आपने कभी भी नाटक पे किसी काम किया होगा, किसी नाटक में, तो स्टेज पे या तो 1 या 2 माइक होता है, आपको चिल्ला के बात करनी पड़ती है ताकि माइक आपकी आवाज कैच करे। जबकि सिनेमा में तो ऐसा होता नहीं है, आप जितने नेचुरल सुनाई दे। दिलीप कुमार बात करते थे तो लगता था कि सुनाई ही नहीं दिया, लगभग, मतलब थोड़ा सा और धीमा बोलते तो शायद कैच ही नहीं करता माइक। तो इस तरह का माध्यम होता है सिनेमा। तो पहली बार ये बात हुई कि भारतीयों को इस पैरेलल सिनेमा, जो उस जमाने में आर्ट फिल्म कहा जाता था, उनको आजकल आर्ट हाउस सिनेमा भी कहा जाता है, पहली बार समझ में आया कि इस माध्यम का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। और इसमें एक और असर है कि जब आप सीरियस सिनेमा बनाते हैं तो केवल जिन लोगों की बात आप कर रहे थे कि वो सहजता से सिनेमा से प्रभावित हो जाते हैं, केवल वही नहीं, जब आप सीरियस फिल्म बनाते हैं तो सीरियस लोग भी प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये तो सच दिखा रहा है। हाँ, जो कोई बात मनमोहन देसाई कहे वो आपको मान्य लगे ना लगे, सत्यजीत रे कहे तो आप मानने लगेगा, सीरियस आदमी है, सीरियस बात कर रहा है। गोविंद निहलानी अगर दिखा रहा है कि जो मजदूरों को समय पे वेतन नहीं दिया जाता, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको मनमाने तरीके से नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो सही दिखा रहा होगा। हाँ, क्योंकि अमिताभ बच्चन की फिल्म हो या शाहरुख खान की फिल्म हो, उसमें तो इन बातों को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाते नहीं है। तो दोनों तरफ उन्होंने कब्जा कर लिया, एक तो मेन स्ट्रीम सिनेमा और दूसरा पैरेलल सिनेमा। ऐसा करते करते 70 के दशक में सलीम जावेद का दौर शुरू हो गया। उन्होंने कुल शायद 26 फिल्में की। अभी हाल ही में अमेज़न प्राइम में उनका एक डॉक्यूमेंट्री भी आया है कि उनकी सफलता का राज क्या है। तो ये जो 26 फिल्में की, उसमें आप कोई भी फिल्म उठा लीजिए, एक आपको पैटर्न दिखेगा जब सबकी सब फिल्में आप देख चुके होंगे। चाहे आप शोले की बात करें, आप गंगा की सौगंध की बात करें, दीवार की बात करें, जिसकी भी बात करें, दीवार में आप देखिए जो व्यक्ति नास्तिक है उसको 786 नंबर बिल्ला बचा लेता है गोली से। शोले में आप देखिए जिस गांव में बिजली नहीं है, जया भादुड़ी को लालटेन जलाना पड़ता है, उस गांव में माइक से अजान की आवाज आती है,
जबकि तीसरा कोई व्यक्ति ही नहीं है उस गांव में जो मुसलमान है। हाँ, एक एके अंगद हाँ, है, एक उसका हाँ, बेटा जो सचिन ने जो रोल प्ले किया, और तीसरा कोई मर जाता है मुसलमान वो ही तो। नहीं है। तो ये मुअज्जिन कौन था जो अजान दे रहा था? अच्छा, इसके बाद आप गंगा की सौगंध में आ जाइए। गंगा की नहीं सौगंध नहीं, इस में शोले में आपने ये देखा कि टंकी है, पानी की टंकी है, हाँ, पर लाइट नहीं है, वो टंकी कैसे भरी जाती थी जी। हम्म, तो ये सब फिजूल की बातें तो दिखाई ही गई, और मुसलमान को इतना अच्छा दिखाया गया। मैं गंगा की सौगंध की बात कर रहा था। उसमें दो चरित्र जिनको निभाया है रेखा ने और प्राण ने। तो प्राण बाप का रोल करता है, रेखा उसकी बेटी है, दोनों जाटव समुदाय से है। तो जूते वगैरह बनाते हैं, और पूरे गांव में उनको अछूत माना जाता है। और केवल एक व्यक्ति है पूरे गांव में जिसका रोल अनवर ने किया, जो नरगिस का भाई था। वो एक मुसलमान व्यक्ति है जो आके कहता है कि नहीं, हमारे मजहब में तो जात पात नहीं होती है, अल्लाह की नजर में सब बराबर है। एक गिलास पानी तो पिला दो मुझे। खान साहब, आप हमारा छुआ पानी पिएंगे? अरे तो क्या हुआ? ला हौल विला कुव्वत। भैया हम तो सीधी बात जानते हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। वाह वाह। तो इस तरह की पटकथा सलीम जावेद लिखा करते थे। और उसके बाद का जो एक फेज आया, 70 का, 80 का, 90 का, ये एक पूरा काफी लंबा दौर चला। उसके बाद 90 के दशक में जो है दाऊद इब्राहिम का असर शुरू हो गया पूरी तरह से, चाहे वो क्या गोविंदा हो क्या चाहे कपूर एक हो। मिनट, जी दर्शकों के लिए जरा, मदर इंडिया एक फिल्म थी, मदर इंडिया के कलाकारों को कोट करते हुए थोड़ा वो नैरेटिव थोड़ा और बेहतर तरीके से मुझे जी लगता है समझ में आएगा। और जंजीर, अमिताभ बच्चन में जो जंजीर और उनके जो प्राण खान साहब बने हैं, जरा उन दोनों को कोट करके समझाइएगा। ठीक। जी जी। तो वही बात है कि जिस प्रकार से जितने भी लोग हमारे समाज में हैं जिन्होंने कभी भी किसी अफगान के साथ उनका कोई भी लेना देना रहा हो, कोई बातचीत हुई हो, कोई लेन देन रहा हो, उनको पता है कि अफगान के लोग कैसे होते हैं। लेकिन और खासकर जो साहूकार होते हैं, जो पैसा सूद पे देते हैं, वो तो आपको छोड़ेंगे नहीं। जो लाल दाढ़ी वाले प्राण को दिखाया गया जंजीर में, वो बिल्कुल वैसा व्यक्ति नहीं होता जैसे उसकी प्रोफाइलिंग की गई उस कैरेक्टर में। और उसमें जिस प्रकार के मतलब भयावह आपको जिस प्रकार की घटनाएं सुनने को मिलेगी कि ये काबुली वाला जो होते थे, वैसे काबुली वाला नाम से भी एक फिल्म बलराज साहनी कर चुके थे, और उसी वो रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पर आधारित है, जो कि बांग्ला में भी फिल्म बनी थी, जिसमें छवि विश्वास थे काबुली वाला बने थे। तो खैर उसमें विषयांतर हो जाएगा। बिल्कुल भी उनका जो चारित्रिक चित्रण है वो असलियत के नजदीक नहीं था। केवल मुसलमान के प्रति लोगों के अंदर एक श्रद्धा भाव जागे, एक आदर भाव जागे, केवल इसीलिए। और साथ ही साथ मैं जंजीर के साथ साथ एक ऐसी फिल्म की बात करने वाला हूं, और आगे भी मैं कुछ ऐसे लोगों की पोल खोलने वाला हूं जो अपने आप को बड़े राष्ट्रवादी समझाने में लगे हुए हैं बॉलीवुड से। ऐसे में सबसे पहला नाम था मनोज कुमार का। मनोज कुमार फिल्मों में आए थे मिस्टर भारत बनके। अक्सर जिस प्रकार से अमिताभ बच्चन के चरित्र का नाम विजय होता था और शाहरुख खान की फिल्मों में उसका चरित्र राहुल होता है, उसी प्रकार अक्सर मनोज कुमार जो चरित्र निभाते थे उनका नाम भारत होता था। अब उनकी एक मशहूर फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में क्या दिखाते हैं कि मौसमी चैटर्जी एक गोदाम में बंद हो गई है, और उसको एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय और एक वैश्य मिलकर रेप कर रहे हैं। ये जो उन्होंने दिखाया उसमें, ये किस प्रकार के प्रो हिंदू हैं, किस प्रकार के देशभक्त हैं, जो कि हमेशा से जब भी आप देखिए कि जो वैश्य समाज है, जो बनिया है, उसको भी कितने घटिया तरीके से दिखाया गया। चाहे वो दिलीप कुमार का गंगा जमुना हो, चाहे मदर इंडिया की भी बात कर लें, मदर इंडिया में भी साहूकार था एक, इस प्रकार के सारे रोल दिए गए उनको।
और रोटी कपड़ा मकान में भी एक ऐसा था, जो कि विशेषकर शेक्सपियर के शाइलक के ऊपर बसे हुए ये सारे कैरेक्टर्स हैं। और शाइलक को इस तरह से मर्चेंट ऑफ वेनिस में शेक्सपियर ने क्यों दिखाया था? क्योंकि उस जमाने में इंग्लैंड में क्रिश्चियन लोग यहूदियों को घृणा करते थे और शाइलक यहूदी था। तो जिससे उसने कहा था कि अगर तुम टाइम पे पैसा नहीं लौटाओगे तो जितने पाउंड मैंने दिए उतना पाउंड फ्लैश, उतना पाउंड मांस तुम्हारे शरीर से मैं नोच लूंगा। तो उस कैरेक्टर के आधार पे साहूकार का कैरेक्टर बॉलीवुड में बना। मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से ईसाई यहूदियों को घृणा करते थे, जिसको एंटी सेमिटिक बोला जाता है, उसी प्रकार ये मुसलमान और कम्युनिस्ट फिल्म मेकर भारत में वो हिंदुओं से घृणा करते थे, इसलिए हिंदुओं को उन्होंने इस प्रकार से दिखाया। तो इसके आगे हम चलते हैं, जो वर्तमान युग में आते हैं। दाऊद इब्राहिम का तो खैर बताया गया। उस समय मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि दाऊद इब्राहिम का जो 90 का जो दशक था वो उतना बुरा नहीं था, इस नजरिए से अगर आप देखें कि ये लोग कम से कम ये बहाना मार सकते थे कि भाई हमें थ्रेट आया था, हमें डराया गया था फोन पे, तो डर के हम उसके जलसे में चले गए थे या डर के हमने कोई फिल्म कर ली थी। लेकिन 90 के दशक के पहले और 2010 के बाद जो फिल्में बनी हैं वो तो किसी थ्रेट के तहत नहीं बनी है। तो अब मैं ऐसे लोगों में आता हूं जो आजकल बड़े देशभक्त और हिंदू भक्त बने फिरते हैं। आप अनुपम खेर से शुरू कीजिए या कंगना रनौत से शुरू कीजिए या फिर आप अजय देवगन की बात कीजिए, अक्षय कुमार की बात कीजिए, और इनकी फिल्में मोदी राज शुरू होने से पहले की देखिए और अब की फिल्में देखिए। क्या अचानक इनमें हृदय परिवर्तन हो गया? किस तरह के चरित्रों को ये निभाते थे जब मोदी सरकार में नहीं आए थे तब तक, और जैसे ही आए तुरंत इनका जो है वो पूरा बदल गया। अगर कंगना रनौत की बात करें, वो लिव इन रिलेशनशिप में रहा करती थी आदित्य पंचोली के साथ, महेश भट्ट के साथ काम किया करती थी, जो एक नंबर का एंटी हिंदू व्यक्ति है, और वही जो है वो इतनी बड़ी देशभक्त बन गई। इन सब का देखिए, और जो जिनका ऐसा दोहरा चरित्र नहीं भी सामने में आया, वो जिस प्रकार की फिल्में लेकर हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे आप अक्षय कुमार या अजय देवगन की बातें कीजिए। इस बीच अक्षय कुमार की बहुत सारी फिल्में आई जो चली नहीं। एक दृश्यम चली, दृश्यम के सारे पार्ट्स चले, अच्छी कहानी थी, लेकिन बाकी फिल्में आप देखिए उनका फैमिली प्रोडक्शन था, वो नहीं चला। मतलब उनको फिल्म का माध्यम जो है उसकी समझ नहीं है। उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई घटिया, जिसमें सीजीआई, घटिया वीएफएक्स इस्तेमाल किया गया, कहानी में कोई दम था नहीं, फिल्में चली नहीं। अब इन दोनों ने मिलकर एक फिल्म में ये दोनों आते हैं और उस फिल्म का निर्देशन करते हैं रोहित शेट्टी, और उसमें एक और जो है जमुरा आता है जिसका नाम है रणवीर सिंह। फिल्म का नाम है सूर्यवंशी। सूर्यवंशी पे आतंकवाद पे दिखाते हैं, तो आतंकवादी जो कैरेक्टर है उसके साथ जब इंटरोगेशन होता है पुलिस कस्टडी में, तो वो आतंकवाद को जस्टिफाई करता है। नहीं, ये मुल्क मेरा नहीं है। कभी अपने घर को जलते हुए देखा तुमने? जिस घर में तुम बड़े हुए हो, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हुए, मैंने देखा है। मेरे बच्चे, बीवी, अम्मू को जिंदा चला दिया उन लोगों ने। वो बोलता है कि मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे बच्चों के साथ ऐसी घटना घटी है, इसलिए मैं आतंकवादी हो गया। तो जब आप कभी एक नेगेटिव कैरेक्टर दिखा भी रहे हैं तो उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं तो ये खराब नहीं होता आदमी, जबकि पूरे विश्व में आप देख लीजिए कि आतंकवाद का एक ही मजहब है, वो है इस्लाम, और कोई ये नहीं कह सकता कि ये इस्लाम का झूठा चेहरा है, क्योंकि जितने भी आतंकवादी संगठन हैं सबके जो टॉप में जो सरगना बैठा हुआ है वो या तो मौलाना है या मुफ्ती है। अब कौन कह सकता है कि मुझे मौलाना या मुफ्ती से भी अधिक अच्छा इस्लाम की समझ है मुझ में? ना तो जावेद अख्तर कह सकते हैं, वो तो अपने आप को वैसे भी एथिस्ट कहते हैं, वो तो ईश्वर को मानते ही नहीं है, अल्लाह को नहीं मानते, मोहम्मद को नहीं मानते, लेकिन हाँ डिफेंस में जरूर आ जाएंगे। ये एक और बात है कि जब कोई मुसलमान जो अपने आप को नास्तिक कहता है
जब राजनीतिक तर्क देता है तो वो मुसलमान के पक्ष में होता है, जबकि कोई हिंदू जब नास्तिक होता है, वो राजनीतिक तर्क देता है तो वो भी मुसलमान के पक्ष में होता है। ये गौर करने वाली बात है कि मतलब जावेद अख्तर अपने आप को नास्तिक कह रहा है, लेकिन वो अपने शोज में जो तर्क दे रहा है वो मुसलमानों को सूट कर रहा है, वहां पे वो न्यूट्रल नहीं है। नास्तिक वो पहले ही अपने आप को इसलिए बता देता है ताकि उसका पोजीशन बन जाए कि वो एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से बोल रहा है, जबकि यही चीज हिंदू नास्तिक करते हैं तो वो लेफ्टिस्ट हो जाते हैं। जी सुजीत जी, इसके पीछे ना शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम है। शिक्षा पर हम एक अलग एपिसोड करेंगे, साहित्य में शिक्षा को जोड़ेंगे। लेकिन हाँ। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें एक और बड़ा माध्यम मैं मानता हूँ सिनेमा में आजकल जो है ओटीटी सीरीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये जो वेब सीरीज है, जैसे एक वेब सीरीज है, इसका नाम है पाताल लोक। एक अभी सैफ अली खान की जो आई थी तांडव, एक सेक्रेट गेम करके था वो या फिर तमाम अभी एक आश्रम जो है वो है। आप सोचिए कि इन सब में टारगेट पे रखा गया हिंदू धर्म को, जैसे पीके फिल्म सकते। क्या फिल्मों से ज्यादा ओटीटी से इसलिए दिक्कत है, ओटीटी को लेकर इसलिए बवाल है कि फिल्मों पे एक सेंसर बोर्ड है, ठीक। फिल्मों को एक तरीके से उसको क्रिटिसाइज किया जाता है तो फिर वो डायरेक्टर और एक्टर थोड़ा सुधरता भी है, पर ओटीटी एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है जिसकी लगाम किसी के पास नहीं है। इस पर बोलिए और फाइनल रिमार्क भी कीजिएगा। जी देखिए, ओटीटी में ऐसी फिल्में इसलिए बन रही है क्योंकि ये वही लोग हैं जो बॉलीवुड में फिल्में बनाते हैं, वही लोग यहां पर आ गए हैं और उनको, जैसा कि आपने कहा कि सीबीएफसी उस पर लागू नहीं होता है, हालांकि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की जो मिनिस्ट्री है उनसे कई बार ऐसा बयान आया कि हम कोशिश करेंगे कि उनको भी सेंसर किया जा सके, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि कई बार तो ऐसा भी होता है कि इनका संचार विदेशी किसी देश से होता है जहां पर कि भारतीय कानून लागू होता नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि ओटीटी का जो माध्यम है उस माध्यम में भी ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, चाहे आप नेटफ्लिक्स की बात कीजिए या अमेजन प्राइम की बात कीजिए, खासकर नेटफ्लिक्स के पास अगर आप स्क्रिप्ट जमा देते हैं कि मेरे पास एक फिल्म का आइडिया है और वो मैंने एक आउटलाइन बना लिया है, अगर आप मंजूरी दे तो मैं इस फिल्म को बनाऊं और फिर आपको दूं, वहां आपकी कहानी तब जी जाके मंजूर होगी जबकि उस कहानी में वोक होगी। वोक होना दिखाया जाएगा जहां पर कि जबरदस्ती, अगर टोटल 5 कपल है तो 5 में से 3 कपल जो गे कपल होंगे, ठीक है, उसमें आपको एक व्हाइट एक ब्लैक दिखाना पड़ेगा। उसमें तमाम तरह की ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी जो कि समाज में हम जिनको विकृति या विभ्रांति मानते हैं, जो कि अभी अभी जो शासन व्यवस्था खत्म हुई है अमेरिका में डेमोक्रेट्स की, उनकी देन है। उनके पिछले 4 साल में जो बाइडेन ने जो वहां पे प्रशासन चलाया ऐसा ही किया। और देखिए आप फेसबुक, सोशल मीडिया की बात करें तो फेसबुक बिल्कुल वैसा ही चलता है। अगर आप दिखाएं कि एक आदमी जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी भी है, पूरे छाती में बाल है, वो साड़ी पहन के खड़ा है, तो आपको बहुत सारे लाइक्स मिल जाएंगे। वो आपका मतलब जो आपकी पहुंच है, एवरेज पहुंच जो है फेसबुक पोस्ट की, वो न जाने कहां कहां पहुंच जाएगी। तो बिल्कुल उसी तरह का माध्यम नेटफ्लिक्स है, तो इससे उनको और ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। पहले से ही वो बिगड़े हुए थे। कुछ जो आपने नाम लिए, सारे तो मैंने पूरा देखा नहीं है, लेकिन और बिना देखे आलोचना करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो देखा है मैंने वो उस पर तो मैं बोलूंगा। जैसे आपने आश्रम की बात की, आश्रम जो है, अगर किसी को भी पीके मूवी गलत लगी हो कि किस तरह से हिंदू गुरुओं का मंचन किया गया, उनका पोर्ट्रेयल कैसा हुआ, अगर आपको पीके बुरा लगा हो तो आश्रम देखकर तो आप बेहोश हो जाएंगे। इतना घटिया मंचन हुआ, इतना घटिया पोर्ट्रेयल हुआ है हिंदू गुरुओं का। और आप ये कह सकते हैं कि जैसे आमिर खान ने कहा भी होगा पीके फिल्म के बाद, जब काफी आलोचना हुई, फिल्म तो बहुत बड़ी हिट हो गई, कि नहीं कुछ गुरु तो ऐसे होते ही हैं और जो कुछ उनको न्यूज से कुछ खबरें मिलती हैं उससे वो कुछ उदाहरण दे देते हैं। लेकिन बात यह है कि कुछ मौलाना भी तो ऐसे होते हैं
कुछ पादरी भी तो ऐसे होते हैं, बल्कि केरल की तो घटनाएं जो हमारे सामने आई, जो ये फादर कोलाचल को एक हुआ करते थे, कितनी महिलाओं के साथ उसने प्रताड़ना किया और छूट भी गया, उस पर कोई फिल्म नहीं बनी। आए दिन हम जो देखते हैं कि जिस तरह से गलत तरीके से न्यूज माध्यम में खबरें छापी जाती है, आपको टाइटल में मिलेगा, हेडलाइन में मिलेगा, किसी सन्यासी ने किसी लड़की के साथ गलत काम किया, पढ़ के देखेंगे तो अंदर किसी मौलाना के बारे में लिखा हुआ है। और केवल ऊपर सन्यासी या तांत्रिक ही नहीं लिखा हुआ है, जो फोटो भी बनाई गई है, एक स्केच बनाया गया है, असली कल्प्रिट की फोटो नहीं दी गई है। उस स्केच में भी देखकर आपको लगेगा कि ये कल्प्रिट जो है, जो दोषी व्यक्ति है, वो एक हिंदू है। तो ये सारे लोग जो हैं एक बहुत बड़े माफिया के हिस्सा हैं। उनमें से कोई पत्रकारिता करता है, कोई फिल्में बनाता है, कोई ओटीटी में सीरीज बनाता है, कोई जो ग्राफिक नॉवेल्स छापता है, कोई सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बन जाता है। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो इसमें ओटीटी में जो हमें आवश्यकता है, एक और दिक्कत जो आती है कि आपने कहा कि सीबीएफसी या फिर जो सेंसर बोर्ड है वो ओटीटी पे लागू नहीं होता। जहां लागू होता है वहां पर भी कौन सा तीर मार लिया इन्होंने। ये जो मैंने फिल्मों की बातें की, पीके तो फिल्म ही थी ना, फिल्म तो वो तो ओटीटी सीरीज नहीं थी। सीबीएफसी को रोकना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? क्यों नहीं रोका उन्होंने? और फिर अब जो एक एक नया सिस्टम हुआ है जो कि सोशल मीडिया पे लागू होता है कि आप एक ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, और अगर भारत के लोग किसी आपके कंटेंट से नाराज हैं तो आप से सीधे नहीं बातचीत हो सकती, उस ऑफिसर को बताना पड़ेगा। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है ना, इससे भी समस्या का हल नहीं निकलने वाला है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, आपको केवल तो सीबीएफसी के चेयरमैन की जानकारी होती है। कभी वो आशा पारेख थी, कभी वो अनुपम खेर थे, कभी सोनल मान सिंह शायद थी, पता नहीं। तो लेकिन जो बाकी और लोगों की जो पूरी मिलकर वो जो बॉडी होती है ना, उसमें कुछ अलग अलग मिनिस्ट्री से आईएएस ऑफिसर्स भी होते हैं। पहले तो ये जो बाबू हैं, जो सरकारी बाबू हैं, इनको फिल्म के माध्यम की कितनी समझ है। तो इसके लिए मैं एक चीज बहुत सही मानता हूं कि जब पहलाज निहलानी को लेकर बहुत हंगामा हो रहा था कि कैसे गलत आदमी को, वामपंथी कह रहे थे, गलत आदमी को आपने सीबीएफसी का चेयरमैन बना दिया, तो उस समय जो श्याम बेनेगल के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी, उसमें उन्होंने एक दिया था कि सीबीएफसी का काम सेंसरशिप नहीं है, उसका काम रेटिंग देना है कि ये फिल्म जो है एडल्ट है, ये 12 प्लस है, ये 16 प्लस है, ये 18 प्लस है, या फिर ये यूनिवर्सल व्यूइंग के लिए है, जो आप कोई भी ओटीटी सीरीज चलाए या फिल्म चलाए तो भी आपको वो दिख जाएगा। तो रेटिंग में भी, जैसे कि आपको पता है कोई फिल्म शुरू होती है, शुरुआत में डिस्क्लेमर दिया जाता है, दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन, पूरी कहानी काल्पनिक है। उसी प्रकार से सरकार को इतना तो बाध्य करना ही चाहिए कि उसमें कह दे कि ये कहानी हिंदू विरोधी है, हिंदू कृपया ना दे। जी जी ये डिस्क्लेमर भी होना चाहिए, ये सरकार बता दे। या फिर अगर वो हिंदू नहीं कह सकते तो वो समुदाय विशेष लिख दे। समुदाय विशेष का मतलब वैसे लोग मुसलमान निकाल लेते हैं, लेकिन हम भी तो समुदाय विशेष है ना, हम भी समुदाय है और हमें भी कुछ विशेषता है, तो हम भी समुदाय विशेष है। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप रेटिंग इस तरह से डालें। और बाकी भी सरकार की तरफ से आप चाहे तो बहुत अड़ंगे डाल सकते हैं। सीबीएफसी आपके पास एकमात्र हथियार नहीं है, आपके पास बहुत सारे हथियार हैं। आप जो शूटिंग होती है, आपने देखा होगा कि प्रकाश झा है तो बिहार के शूटिंग करते हैं मध्य प्रदेश में, बहुत सारे ओटीटी सीरीज मध्य प्रदेश में शूट होता है। आप शूटिंग का खर्चा इतना बढ़ा दीजिए कि वो नहीं शूट कर पाएंगे। 50 टाइप के आप लाइसेंस बता दीजिए कि ये लाइसेंस ले आओ, वो लाइसेंस ले आओ, वो भी एक डिस्करेज करने का तरीका है। जैसे फिल्म जगत के बारे में ही बोला जाता है कि एक समय रेखा की फीस हुआ करती थी 18 लाख, तो कोई फिल्म उनको नहीं करनी होती थी, तो जो स्क्रिप्ट लेके आता था उसको वो कहती थी कि मैं 1 करोड़ लूंगी। वो 1 करोड़ लूंगी सिर्फ टरकाने के लिए कहती थी कि ये सुन के वो चला जाए। तो इसी तरह से सरकार के पास भी उपाय है
ये ना कहे कि हम आपकी फिल्म बैन कर हाँ रहे हैं, इतने अड़ंगे बिल्कुल डाल दे कि वो फिल्म बन ही ना पाए। जी। जी। चलिए सर, आपने आज समय दिया और कल मुझे लगता है हम साहित्य पर भी बात करेंगे और किस तरीके से शिक्षा और साहित्य हिंदुओं की जड़ें काटने का काम करती, कल बात करें। लेकिन आज जो आपने एक बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को समझाया और आपने बताया कि सिनेमा कैसे जहर बो रहा है, चरस बो रहा है, मैं तो सीधे बोलूं तो, और उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। आपने सही बताया कि सेंसर बोर्ड है, सरकार है, लेकिन हम जब बॉयकॉट करते हैं ना, हम जैसे जब लोग उसे बॉयकॉट करते हैं और बड़े पैमाने पर बॉयकॉट करते हैं तो तशरीफ आपने बहुत अच्छी वही। बात याद दिलाई, नहीं तो ये हाँ बात छूट जाती, बॉयकॉट की बात, इसको भी कवर कर लेते हैं ना। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि कई बार क्या होता है कि बॉयकॉट का हम जब कॉल करते हैं वो सफल नहीं होता, फिर भी फिल्म हिट हो जाती है या जबरदस्ती हिट दिखला दी जाती है, जैसे पठान के केस में हुआ। शाहरुख खान की फिल्में आई थी, बताया गया कि एक थिएटर के बाद दूसरा थिएटर खाली पड़ा हुआ था, जबकि टिकटें सारी बिकी हुई थी। शाहरुख खान का करियर खत्म, करियर खत्म। खत्म शाहरुख खान। क्यों? अरे ये मूवी है, मुझे लग रहा कि ये वीडियो गेम कोई डायरेक्टर बना रहा था तो उससे सोचा बस पर्दे पे चढ़ा है। कि हाउसफुल है, बम्पर हिट जा रही है। ये हाउसफुल इसलिए था क्योंकि इसको टीआरपी बढ़ाया गया था। तो मैं लिख के लेता हूँ शाहरुख खान का करियर खत्म। क्या था ऐसा जो आपको अच्छा नहीं लगा? न कोई कहानी है इसमें, न कोई ऐसी मतलब एक्शन कोई नहीं है, तो खाली वो वीडियो गेम जैसे हम खेलते हैं बच्चे, वही वाली मूवी है बस। सलमान खान भी साथ में डूब गया, वो जो उन्होंने एक शॉट दिया था वो भी, उसी का करियर भी खत्म। तो जिस वजह से आप देखेंगे कि अभी शाहरुख खान को बहुत कम फिल्में मिल रही है, क्योंकि यशराज फिल्म्स ने, जिन्होंने वो फिल्म बनाई, उनको ये महसूस हो गया कि इसको लेना तो डबल खर्चे की बात है। एक तो इसकी फीस इंडस्ट्री में सबसे हाई है, ऊपर से फिल्म इतनी महंगी बनाओ 300-400 करोड़ खर्च करके, ऊपर से फिल्म ना चले तो टिकट भी खुद ही खरीद लो, और उसके बाद अगले साल इनकम टैक्स बोलेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी फिल्म तो बहुत चली, इस पे टैक्स दो। इसलिए इसलिए कई बार क्या होता है कि बॉयकॉट कॉल से घबराहट हो जाती है बॉलीवुड में, और वो उल्टी सीधी हरकत भी कर देते हैं। लेकिन कई बार सच में फिल्म हिट हो जाती है, मतलब बनावटी नहीं, सच में हिट हो जाती है। तो उसके लिए एक उपाय ये है कि यदि आपको लगता है कि कोई फिल्म बहुत ही घटिया है, हिंदू विरोधी है, भारत विरोधी है, तो उसका बिल्कुल उल्लेख ही मत कीजिए। मतलब एक समय मुझे याद है कि स्टार डस्ट नाम की एक मैगजीन, जिसमें शोभा दे संपादक हुआ करती थी, तो वो बहुत गर्व से एक बात कहती थी, और उसको स्टार डस्ट के विज्ञापन में भी उस लाइन को लिखा जाता था, यू कैन हेट अस, यू कैन नॉट इग्नोर अस। आप हमसे घृणा कर सकते हैं, आप हमारी अवहेलना नहीं कर सकते, आप हमसे उदासीन नहीं हो सकते। तो हम यदि कुछ फिल्मों के प्रति उदासीन हो जाएं, तो जैसे कोई भी इन्फ्लुएंसर, मान लीजिए राइट विंग का ही इन्फ्लुएंसर है, उसको कोई फिल्म अच्छी नहीं लगी, वो आके बोलता है कि मत देखो इस फिल्म को, तो भाई तुमने क्यों देखा? तुमने क्यों देखा? तो तुमने देखा तभी तो तुमको फिल्म अच्छी नहीं लगी। तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप फिल्म का बिल्कुल उल्लेख ही नहीं कीजिए। जिस चीज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, वो चीज बाजार में नहीं बिकती है। जी ठीक है सर, अब जाते जाते बॉयकॉट पर भी हमने बात की और कल हम बात अलग विषयों पर करेंगे, लेकिन सटीक और सही बात करें तो जो बात आज हुई। सुजीत सर, आपने समय दिया और दर्शकों से यही अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर इस वीडियो को लेकर या स्वधर्म को लेकर या फिर हम जो जानकारियां या जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम बना रहे हैं, उसको लेकर आप अपने सुझाव जरूर दीजिए, क्योंकि आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। और जब कमेंट बॉक्स में आप अपना 30 सेकंड खर्च करके कोई सवाल लिखते हैं, कोई बात लिखते हैं या कोई भी कुछ भी पूछने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उत्साह के साथ साथ वो हमारे ज्ञान को भी वर्धन करता है। साथ जुड़ने के लिए जी आपका और दर्शकों का बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम।